बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अभी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट बने हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल्स, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें सबसे पहले है जी 3.3, फिर 3.6 है, फिर 3.7, फिर 8, 9, 10, 11, 13 एंड 14। तो ये प्रॉब्लम है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉब्लम बनते हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज से, जो हमें सिलेबस का पार्ट है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। फ़िलहाल हम सॉल्यूशन देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3.3 का। तो स्टेटमेंट आपके सामने है। हाँ जी, तो स्टेटमेंट है कि ए प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड 1 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper and emerges with a speed of 2.0 × 10⁻6 meter per second. So assuming uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through the paper. यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन दूर करता चला जाता हूँ। दो वर्ड यूज़ हुए हैं यहाँ पे, एक डिसेलरेशन का है और दूसरा जो वर्ड है वो रिटार्डेशन का है। तो बेटे ये दोनों ही जो वर्ड हैं वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या पूछ लिया गया है। यूँ समझिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो उसको रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं। तो इसलिए आप चुप करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। आपको एक्सेलरेशन के फार्मूले पता होने चाहिए, आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डाटा, उसको मैं लिख लेता हूँ। देखें, आपको साथ साथ मैं बताता हूँ कि इस न्यूमेरिकल की जो सेंस है वो इस तरह से है। हाँ जी, तो ये एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा था। इनिशियल स्पीड उसकी दी हुई है 1 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। प्रोटॉन सीधा मूव कर रहा है और उसके सामने एक शीट ऑफ पेपर पड़ी हुई है। उसकी थिकनेस हमें दी हुई है 0.020 सेंटीमीटर। मैं इस थिकनेस को डिस्टेंस के बराबर ले लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोटॉन विद इन द पेपर। तो ये टी की बजाय हम इसको एस के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे हम डिस्टेंस को या तो एस के साथ लिखते हैं या फिर डी के साथ लिखते हैं। जब ये प्रोटॉन पेपर को क्रॉस करके बाहर निकलता है तो उसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो डेफिनेटली प्रोटॉन जो है उसने जब पेपर में से मूव करना है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होनी है, क्योंकि कोलिजन होनी है, एनर्जी लॉस होनी है, तो उसने स्लो हो जाना है। कोलिजन की वजह से उसने स्लो हो जाना है। स्लो होने की वजह से उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड आएगी। तो हमें ये तीन इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसकी गिवन है। आप ये मतलब इसको अलग से भी लिख सकते हैं, VI, VF और T गिवन डाटा के फॉर्म में। इस तरह से फिगर की फॉर्म में लिख दें तब भी ठीक है, हर चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है ऑटोमेटिकली खुद ही। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डाटा को बेशक आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लें, जिस तरह से आप लिखते होते हैं कि VI = this one, देन VF = this one और थिकनेस = this one। ऐसे भी लिखा जा सकता है तरतीब के साथ, या फिर अगर फिगर बना लें तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि डाटा की जो न्यूमेरिकल है उसकी लॉजिक और साइंस भी समझ आ जाती है साथ। तो ये मैंने गिवन डाटा को लिख लिया है। आप समझ लें कि ये आपका गिवन डाटा है। आप बेशक इसमें हेडिंग डाल दें कि ये है हमारा गिवन डाटा। बार बार ना हमें, क्योंकि 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो लंबा चौड़ा तरीका नहीं हमने कोई भी इख्तियार करना कि एक दफ़ा ऐसे लिखें डाटा को फिर हम उसको चेंज करके लिखें। तो फाइंडिंग में हमने दो चीज़ें इसकी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। देखें, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि रिटार्डेशन डिसेलरेशन एक्सेलरेशन का ही नाम है। इसकी नेगेटिव वैल्यू को, एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को हम रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन का नाम देते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ जाएगा 2AS = VF² - VI²। तो हमें चूँकि एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे A की वैल्यू एक साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, बाकी वैल्यूज़ उसी तरह से लिख देता हूँ, VF² - VI² / 2S। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फाइनल स्पीड हमें दी हुई थी 2 × 10⁻6, ये आ जाएगा 2 × 10⁻6 और ये होल स्क्वायर आ गया। फिर इनिशियल स्पीड आएगी 1 × 10⁻7 और उसका होल स्क्वायर और 2 × S। S यहाँ पे प्रॉब्लम करें क्योंकि हमें ऐसा यूनिट नहीं दी हुए, तो सेंटीमीटर की वैल्यू लगा देना। सेंटी बराबर होता है 10⁻2 के। इसका टेबल जो है चैप्टर नंबर 1 में टेबल 1.3 है, 1.1 है गालिबन, तो
उसमें आप इसमें कन्वर्जन में बड़ी हमारी आसानी हो जाती है कि जस्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है। यह आ जाएगा 0.20 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻²। ये मैंने वैल्यू लगा दी। अब आप ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो जो s है वो आ जाएगा प्रॉपरली 2.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ऐसे लिख लें। तो ये s की वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻4। s की जगह पे हमने ये वैल्यू लगा दी। बच्चों देखें ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू स्मॉल है, ये वैल्यू लार्ज है। तो जब आप स्मॉल से लार्ज वैल्यू माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर जो है वो नेगेटिव आता है जी। तो ये डेफिनेटली ये वैल्यू जब स्मॉल वैल्यू लार्ज वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। आप कैलकुलेटर से ये सारा क्वेश्चन, आज कैलकुलेटर आ रहे हैं नेचुरल डिस्प्ले में, तो आप सारी वैल्यू ऐसा है उसके ऊपर टाइप कर लें और टाइप करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। हमने आंसर पहले आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है, वो है -2.4 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा जी। इसका ये आंसर आ गया। जो फर्स्ट पार्ट था यानी एक्सेलेरेशन यानी रिटार्डेशन, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे या डिसेलेरेशन बोलेंगे। सेकंड पार्ट है हमने टाइम भी निकालना है, तो उसके लिए हम यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे। VF = VI + AT। सो VF = VI + AT, यह आ जाएगा जी VF माइनस VI = T/A। ये जो हमने वैल्यू निकाल रखी है किसकी, ये रिटार्डेशन की या डिसेलेरेशन की, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो ये देखें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास थी 2 × 10⁻6, वो डाल दें, ये आ जाएगा 2 × 10⁻6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लगाएं, ये आ जाएगा 1 × 10⁻7 और रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन की जो वैल्यू आई थी वो लगा दें, ये आ जाएगा -2.4 × 10⁻17। तो ये देखें ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आ रही है 3.3 × 10⁻11 सेकंड। तो हमेशा कैलकुलेटर का एक पॉजिटिव यूज़ करें, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखें। कैलकुलेटर चूँकि बोर्ड के पेपर में अलाउड होता है तो ज़रूर उसका इस्तेमाल सीखना चाहिए और एक बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि आपको टाइपिंग पता होनी चाहिए कि किस तरह से कोई वर्ड जो है वो टाइप करना है उस पर। तो मेरा मशवरा है आपको कि नेचुरल डिस्प्ले वाले जो कैलकुलेटर हैं जिसके ऊपर फ्रैक्शन का बटन होता है इस तरह का, वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें जब आप ये बटन यूज़ करते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज़ जिस फॉर्म में आपको रिटन फॉर्म में लिखी होती है इसी तरह से टाइप हो जाती है इस पर। तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरे जो आम डिस्प्ले वाले कैलकुलेटर हैं उस पर ये आपको इस अंदाज से नहीं, आपको डिवीजन का बटन दबाना पड़ता है, तो फिर उलझन होती है, कन्फ्यूजन होती है कि वो जो आप टाइप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे दो वैल्यू है 2 × x, ये आपने पूरा टाइप करना है, या 2 × 10⁻6 है, तो आप जब डिवीजन करेंगे 2 × 10⁻6 तो वो 2 को तो डिवाइड कर देता है, लेकिन इस सारी वैल्यू को इस पूरी डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। तो आपके ज़हन में ये होता है कि आपने टाइप किया हुआ है, तो इसलिए उसमें फिर टाइपिंग में मिस्टेक्स आती हैं बच्चे को यूज़, क्योंकि कैलकुलेटर पे बटन मुख्तलिफ तरीके से दबाए जाते हैं, यहाँ पे रिटन फॉर्म में कुछ और तरीके से होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। लिहाजा नेचुरल डिस्प्ले के जो कैलकुलेटर्स हैं जिसमें फ्रैक्शन का बटन ये इस अंदाज में एक बटन होता है, वो ढूंढें और उसको यूज़ करें। हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 3.6 स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो स्टेटमेंट है जी, ए बॉय प्लेसेस ए फायर क्रैकर से मुराद होता है बच्चों का पटाखा जो मिलता है, बॉम्ब, माचिस बॉम्ब भी उसको बोलते हैं, उसे फायर क्रैकर का नाम दिया जा रहा है। ऑफ नेग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैस, ही प्लग्स द एंड विद ए वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 200 ग्राम। आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैकर he throws the can straight up. It explodes at the top of its path. If the block shoots out with a speed of 3 meter per second, how fast will the can be going? तो ये स्टेटमेंट थी, मैंने आपके सामने पढ़ी है। मैं आपको अब इसकी एक फिगर बना के दिखता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। एक बच्चा है शरारती सा, तो आमतौर पे देखते हैं शबरात वगैरह पे या दूसरे आम मौके कोई भी जब बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं तो अजीब अजीब से फिर उनको शौक़ होते हैं, तो वो उसी तर्ज का एक न्यूमेरिकल उन्होंने डाल दिया कि बच्चे ने क्या किया है कि एक पेप्सी का कैन होता है ना, बोतल वाला कैन, तो उसके अंदर एक पटाखा डाला है और एक छोटा सा लकड़ी का पीस लिया है, दोनों को बैक साइड से आपस में अटैच कर दिया। ये देखें, मैं इसकी एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से कि ये देखें, ये हमारे पास है एक एम्प्टी कैन और इस साइड पे है एक वुडन ब्लॉक,
ये एक वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक। यहाँ पे उसने उनको क्या, दोनों को आपस में यहाँ पे थोड़ी सी कोई टेप लगा दी है और आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। इस साइड पे उसने एक फायर क्रैकर रखा, कोई पटाखा रखा और उसको इग्नाइट किया, उसको आग लगा दी। हवा में उछाल दिया, दोनों को आग लगा के ना उसने हवा में इस तरह से उछाल दिया। तो वो अपनी जब हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है तो पटाखा जो है वो फटता है। तो पटाखे के फटने के बाद ये जो कैन है, एम्प्टी कैन, वो एक साइड पे मूव करेगा और जो वुडन ब्लॉक है वो दूसरी साइड पे मूव करेगा। तो हमसे उसने पूछा है कि ये जो कैन है ये कितनी स्पीड के साथ मूव करेगा। तो ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जब भी दो बॉडीज़ होंगे तो हम उनमें से एक को 1 और दूसरे को 2 बोल देंगे। लेट्स से कि ये जो कैन, एम्प्टी कैन है, ये M1 है, इसका मैस, इसको हम फर्स्ट बॉडी रिगार्ड कर लेते हैं। और ये जो दूसरा है ये M2, ये वुडन ब्लॉक जो है, इसको हम सेकंड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें उसने V2 भी दिया हुआ है, यानी जब पटाखा फटता है, फायर क्रैकर एक्सप्लोड होता है, तो जो वुडन ब्लॉक है वो राइटवर्ड मूव करता है 3 मीटर पर सेकंड से। ये उसने उसके हमें डेटा में गिवन है कि ब्लॉक शूट्स आउट विद 3 मीटर पर सेकंड। तो कहता है कि बताएं ये जो कैन है ये कितनी स्पीड से लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो इसकी स्पीड v1 है और वो हमने फाइंड करनी है। तो हमें उनके मैसेज भी पता है, ये 200 ग्राम मैस है वुडन ब्लॉक का और 40 ग्राम मैस वो है एम्प्टी कैन का, ये 40 ग्राम। तो डेफिनेटली हम आमतौर पे मैसेज को यूज़ करते हैं और उनको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बेशक उनको कन्वर्ट करें या ना करें, आंसर पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कन्वर्जन करनी है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये 0.04 kg आ जाएगा और ये जो M2 है ये 0.2 kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैसेज को चलो हमने कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट्स के अंदर। तो अब असल में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये गिवन डाटा के अंदर आ जाएगा। आप इसको हेडिंग दे सकते हैं ऊपर, ये है हमारा गिवन डाटा। आप एक फिगर की शक्ल में बेशक डाटा को नोट करें या वैसे राइटिंग के पैटर्न में, जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये हमारा सारा गिवन डाटा है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे जी मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन शुड बी इक्विवेलेंट टू, हाँ जी, तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन फायर क्रैकर के एक्सप्लोड होने से पहले का मोमेंटम वो बराबर होगा फायर क्रैकर के एक्सप्लोड होने के बाद का मोमेंटम। तो बिफोर एक्सप्लोजन तो मोमेंटम 0 था, क्योंकि पीक पे जब भी कोई चीज़ जाती है तो रेस्ट में जाती है। इसका मतलब ना तो एम्प्टी कैन मूव कर रहा था अपनी पीक पोजीशन पे, ना ही वुडन ब्लॉक मूव कर रहा था। तो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम जो है वो इसका भी 0 आ जाएगा और एम्प्टी कैन का भी और वुडन ब्लॉक का भी। आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम है, लेट्स से कि वो है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये आम तौर पे हम डैश का वर्ड जो है वो किसी इंसिडेंट के बाद जो होती है डाटा, उसके लिए हम डैश का वर्ड यूज़ करते हैं, वरना आप सिंपल भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। तो ये देखें, हमें यहाँ पे जो फाइंडिंग करनी है वो है v1। तो डेफिनेटली इस साइड पे तो 0 था, तो ये आप डाटा शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा -m2 v2 डैश इज़ इक्वल टू m1 v1 डैश। तो v1 डैश जो है वो बराबर आ जाएगा -m2 v2 डैश ओवर m1 इज़ इक्वल टू v1 डैश। तो v1 डैश की वैल्यू निकल आएगी, ये आप वैल्यूज़ पुट कर दें जस्ट। m2 की वैल्यू है हमारे पास 0.2, ये मैंने डाटा पुट कर दिया 0.2, और v2 डैश जो है वो गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। मैं इसको डैश के साथ लिख देता हूँ, इसको भी डैश के साथ, क्योंकि ये आफ्टर द एक्सप्लोजन हमें फाइंडिंग करनी थी। तो आफ्टर द एक्सप्लोजन के लिए हमने डैश वर्ड यूज़ किया है। m1 जो है वो हमारे पास 0.04 के बराबर है। तो ये वैल्यूज़ आप इनको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, आसानी से हमारे पास आंसर। हाँ जी, तो आंसर इसका आ जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो है 15 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी है तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो ब्लॉक और एम्प्टी कैन है इन दोनों की मूव करने की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। तो नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन के लिए आता है।
तो अगर मैग्नीट्यूड निकालनी थी तो v1 डैश जो है वो 15 मीटर पर सेकंड के साथ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 3.7। जी बेटे, तो नेक्स्ट जो हमारा है प्रॉब्लम 3.7, उसकी स्टेटमेंट देखें, आपके सामने नज़र आ रही है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस 9.1 इंटू 10⁻³ kg traveling at 2.0 into 10⁻7 meter per second undergoes a head-on collision with a hydrogen atom of mass 1.67 into 10⁻27 kg, which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic and motion to be along a straight line, find the velocity of hydrogen atom. तो बेटे आपको याद होगा हमने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन सीखा था और हमने उसके स्पेशल किस्म के केसेस भी सीखे थे। उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस सीखे थे और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज़ थी उसमें हमने 2 इक्वेशन यूज़ की थी, क्योंकि 2 बॉडी की जो कोलिजन हो रही थी उसमें एक इक्वेशन v1 डैश के नाम से आ रही थी और दूसरी इक्वेशन जो है वो v2 डैश के नाम से आ रही थी। तो ये भी उसी तरह का एक प्रॉब्लम है जिसमें 2 बॉडीज़, यानी यहाँ पे 2 जो ऑब्जेक्ट हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन का एटम है, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं और एक बॉडी पहली वाली जो है यानी हाइड्रोजन का एटम वो रेस्ट पे है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आफ्टर द कोलिजन हमने वेलोसिटी निकालनी है, v2 डैश यानी हमने फाइंड करना है। तो देखें मैं इसको अगर फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ तो हमारे पास लेफ्ट से ये इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का एटम है और ये रेस्ट पे है, यानी बिफोर कोलिजन ये रेस्ट पे है और ये जो है ये मूव कर रहा है। ये v1 हमें गिवन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन रेस्ट पे है एटम उसका, और इसलिए हमने v2 को 0 के बराबर लिख दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें गिवन है और मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी गिवन है। लेट्स से कि ये दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं और यहाँ पे आपस में ये दोनों आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जो है वो इनकी वेलोसिटीज़ डेफिनेटली चेंज होंगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी और हाइड्रोजन की एटम की जो वेलोसिटी है वो v2 डैश के बराबर आ जाएगी और ये v2 डैश हमें फाइंड करना है। हमारे उसने v1 डैश भी पूछ सकता था लेकिन उसने खाली v2 डैश पूछी है। तो v2 डैश का फार्मूला हमें याद रखना होगा। तो ये सारा जो है ये दोबारा आप हेडिंग दे के इसको आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द गिवन डाटा, यानी डाटा के भी बाद नंबर होते हैं, हमें एक नंबर बाद दफ़ा दिया जाता है या आधा नंबर। तो इसको हम गिवन डाटा की फॉर्म में नोट कर लेते हैं, दैट इज़ द गिवन डाटा। ये देखें ये गिवन डाटा आ गया। तो आप इसको एज सच नोट कर लें, फिगर बेशक ना बनाएं लेकिन डाटा इसी तरह से आप नोट कर लें न्यूमेरिक फॉर्म में। अब हमें v2 डैश निकालना है। तो v2 डैश की वैल्यू उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। v2 डैश जो है वो बराबर आएगा हमारे पास m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूला है जी v2 डैश का, जिसकी मदद से हमने वेलोसिटी निकाली थी। वो आप याद रखें 4 डिफरेंट केसेस जो हमने डिस्कस किए थे वो भी इसी फार्मूलों को बार बार यूज़ कर रहे थे। तो इसमें v2 तो 0 पुट करें ना, तो v2 चूँकि 0 है तो ये v2 0 पुट करें तो ये फार्मूला सारा रिड्यूस होके हमारे पास आ जाएगा v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये देखें ये रिज़ल्ट आ गया। अब आप जस्ट वैल्यूज़ लगा दें। m1 की वैल्यू हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31 और v1 की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। v1 गिवन है 2 इंटू 10⁻7 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड और डिवाइड करें m1 से, दोबारा से m1 की वैल्यू लगाएं। 9.1 इंटू 10⁻31 है प्लस m2 जो है वो है 1.67, यह आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये बाकी काम अब कैलकुलेटर कराया गया है, आपने जस्ट टाइप करना है कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी 2.18 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड हाइड्रोजन का एटम आफ्टर द कोलिजन इस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये एक इलास्टिक कोलिजन का वन डायमेंशन का न्यूमेरिकल था। तो कोलिजन से रिलेटेड हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। हमें इसमें फार्मूला जो था वो याद करना चाहिए था, उससे ही हमने ये आसानी से इसको फाइंड आउट कर लिया। हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। हाँ जी तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.8। जी बेटे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.8 और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। जी बेटे तो स्टेटमेंट है ए ट्रक weighing 2500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second collides with stationary car weighing 1000 kg.
द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। तो मैं फिगर से इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गिवन डाटा लिखते हैं। देखिए मैं फिगर इसीलिए बनाता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए, साथ ही एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल भी हो जाए और साथ ही हम उसको कैलकुलेट भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर फिगर के न्यूमेरिकली में फिगर बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर डेफिनेटली इम्प्रेस ही होगा। नहीं तो आप खाली डाटा लिख के जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ और आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। जी बेटे देखिए मैंने फिगर में इसको गिवन डाटा के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है कि M1 जो है वो मैस दो बॉडीज़ हैं। जहाँ पर भी दो बॉडीज़ का न्यूमेरिकल आएगा चुप करके आप एक का नाम 1 और दूसरी का 2 रख लें, जिसका मर्जी 1 और जिसका मर्जी 2 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रक को फर्स्ट बॉडी बोल दिया है और कार को सेकंड बॉडी बोल दिया है। इसका मैस M1 2500 kg गिवन है और इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 21 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा था। सामने ये कार आ गई, कार रेस्ट पे थी, तो कार ने की टक्कर ट्रक ने जो है वो टक्कर मार दी किसको, कार को। और दोनों जो हैं वो अब ऐसा नहीं हुआ कि कार जो है उस इम्पैक्ट होने के बाद तेज़ी से आगे की तरफ मूव कर गई है, बल्कि दोनों साथ आपस में चिपक गए हैं और आपस में अटैच्ड हो गए हैं। और अटैच्ड हैं कि इस तरह से मतलब जो है वो ट्रक जो है वो उसको पुश करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसको पुश करके वो आगे की तरफ घसीट के लेके जा रहा है। तो ये देखें V2 जो थी वो है 0 मीटर पर सेकेंड, बिफोर कोलिजन जो है वो कार रेस्ट पे है और आफ्टर द कोलिजन जो है वो दोनों की टक्कर होगी और दोनों कलेक्टिवली मूव कर रहे हैं, इकट्ठे मूव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने V1 डैश और V2 डेफिनेटली दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी जब दोनों साथ साथ चिपक के मूव कर रहे हैं, इकट्ठे मूव कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों की जो वेलोसिटी है V1 डैश V2 डैश सेम हो जाएगी और दोनों की वेलोसिटी को हम V बोल देते हैं और दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी आएगी, जो सेम वेलोसिटी आएगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो ये हमें डाटा गिवन था सिंपल। इसके ऊपर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो वी हैव अप्लाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसमें देखें ये आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 इंटू V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। हमें जो डाटा गिवन है हम उसको पुटअप करते हैं। M1 मैस ऑफ ट्रक था, वैल्यू गिवन है, पुट कर दें, याद रहेगा 2500 kg। उसके बाद वेलोसिटी है 21 तो उसकी वैल्यू लगा दें 21, फिर प्लस M2 और V2, ये V2 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए हमें डाटा पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस साइड पे आ जाएं तो हम इसको लिख लेते हैं M1 V1 डैश जो है इसको भी V के बराबर लिखा हुआ है और V2 डैश जो है उसको भी हमने V के बराबर लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये कॉमन आ गया, ये आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा 2500 इंटू 21 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये हमने V फाइंड करना था, ये सारी वैल्यू M1 प्लस M2 जो है ये V के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू V। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अभी आपने जस्ट इसमें वैल्यूज लगानी है, ये देखिए 2500 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500 इंटू 21 ओवर M1 जो है वो वैल्यू लगा दें, वो भी 2500 है, ये मैंने लगा दिया 2500 प्लस M2 की वैल्यू लगा दें वो है 1000, तो ये मैंने 1000 लगा दिया ये। तो अब ये जस्ट आपकी सारी वैल्यूज़ इसमें गिवन है, आप इसमें ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.9 की तरफ बढ़ते हैं जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है 3.9 है। 2 blocks of masses 2 kg and 0.5 kg are attached the two ends of a compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocities of the blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released. तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसकी मैं फिर से एक गिवन डाटा एक थोड़ी सी डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी बेटे। तो अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है। 2 ब्लॉक्स है हमारे पास और एक स्प्रिंग के दोनों सिरों के ऊपर उनको हमने अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग को दबा के ऐसे रखा हुआ है। तो इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो अपनी कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर है और उसके अंदर डेफिनेटली जब कंप्रेस्ड स्टेट में होता है तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और उसकी वैल्यू 10 जूल हमें गिवन है।
और दोनों स्प्रिंग जो है अभी फ़िलहाल रेस्ट पोजीशन पे है। इसका मतलब स्प्रिंग को अभी रिलीज़ करने से पहले उनकी जो वेलोसिटीज़ है उसको हम V1 और V2 बोल रहे हैं, तो दोनों रेस्ट पे होने की वजह से दोनों ही ज़ीरो हैं। तो एक उनमें से जो ब्लॉक है उसका मैस 2 kg है और दूसरे का जो है वो 0.5 kg है, वो मैंने लिख दिया है। जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों अपोजिट साइड पे मूव करेंगे। तो आफ्टर रिलीजिंग इनकी जो वेलोसिटीज़ आएंगी, एक आफ्टर रिलीजिंग इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो V1 डैश आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है। और आफ्टर रिलीजिंग इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो V2 डैश कहलाएगी और उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास डाटा था और ये हमने फाइंडिंग करनी है। तो हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये है कि जब भी किसी भी आपको प्रॉब्लम के अंदर दो वैल्यूज़ निकालनी हो तो हमेशा जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में दो वैल्यूज़ निकालनी हो तो आप हमेशा क्या करते हैं कि उसमें दो अननोन जब निकालने हो तो दो इक्वेशंस हमें चाहिए होती हैं। तो हम बार बार पीछे एक ही वैल्यू हमें फाइंड करने को बोल रहे थे वो। तो अभी हमें उसने बोला कि दो वैल्यूज़ निकालें, यानी V1 डैश भी निकालें और V2 डैश भी निकालें। तो ये याद रखें, एक जनरल कंसेप्ट है, हमेशा आपके काम आएगा कि जब भी दो अननोन आ जाएं, दो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी हो, दो पैरामीटर्स की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो उस वक्त फिर हमें दो इक्वेशंस होंगी तो तभी उन दोनों की वैल्यू निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। इसलिए हमें यहाँ पहले मैं सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाई जा रहा था, उसी से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहे थे। अभी हमें दो इक्वेशन यूज़ करनी होगी ताकि उन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो है वो एक में V1 डैश और दूसरे में V2 डैश की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाए। तो उन दोनों इक्वेशंस को फिर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है मैंने जो आपको बता दी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो ख़ास तौर पे उस प्रॉब्लम को जिसके अंदर दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें फाइंड करने को बोली जाएँ। तो इसलिए हम पहले लगाते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बड़ा क्लियर है, किसी भी इंसिडेंट के पहले का मोमेंटम हमेशा बाद के इंसिडेंट के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। तो मोमेंटम बिफोर रिलीजिंग द स्प्रिंग मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग। तो बिफोर रिलीजिंग जो है वो है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारे पास बिफोर रिलीजिंग आ गया। V1 और V2 चूँकि दोनों ज़ीरो है, ये मैंने देखे V1 और V2 दोनों की वैल्यू जो है वो बिफोर रिलीजिंग स्प्रिंग रेस्ट पे थी, तो ये 0 प्लस 0 बराबर आ जाएगा m1 v1 डैश आप लिख लें इसको m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये वैल्यू इस साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश। ये वैल्यू हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया है। यहाँ से V2 डैश निकाल लें, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस m1 v1 डैश ओवर m2 इज़ इक्वल टू V2 डैश। ये m2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस m1 v1 डैश ओवर m2। तो ये डाटा यहाँ पे पुट कर दें। m1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 kg, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ये देखें 2 आ जाएगा। V1 डैश अननोन है, इसको ऐसे ही रखें, ऐसा लिख दिया। m2 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, 0.5 का मतलब है 1/2, 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस भी आएगा 4 V1 डैश इज़ इक्वल टू V2 डैश। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये हमारे काम आएगी क्योंकि अभी हम दूसरी इक्वेशन एक यूज़ करेंगे। तो V2 डैश की वैल्यू हमने फाइंड की है जी, -4 V1 डैश के बराबर आ रही है। ओके हो गया, -4 V1 डैश के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 1 आ गई। अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 10 जूल थी। तो जो वही एनर्जी जो है वो फिर उसने अपनी फॉर्म बदली है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कि बिफोर रिलीजिंग द स्प्रिंग जो थी हमारे पास एनर्जी थी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। जब आपने स्प्रिंग को रिलीज़ कर दिया तो दोनों बॉडीज़ जो है वो मूव करना शुरू हो गई। इसका मतलब जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बॉडीज़ में कन्वर्ट हो गई, वो दोनों अपोजिट साइड के अंदर मूव कर रहे हैं। तो हमने ये लगा दिया। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 जूल और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की है हाफ m1 v1 डैश स्क्वेयर फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी,
और ये आ जाएगी सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी v2 डैश स्क्वायर। 1/2 कॉमन आ गया, आप यूँ लिख सकते हैं इसको 10 इज इक्वल टू 1/2, ये देखें ये आ जाएगा m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20। अब देखें हमें वैल्यूज़ जो गिवन थी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 2 यहाँ से ख़त्म होकर 20 बन गया है पीछे, अब हमारे पास m1 है यहाँ पे, तो m1 की वैल्यू लगाएं, ये आ जाएगा जी 2, m1 की जगह पे मैंने 2 लगा दिया, और v1 डैश स्क्वायर मैंने उसी तरह से लिख दिया, प्लस लगा दिया। अच्छा, उसके बाद देखें m2 की वैल्यू हमें गिवन है वो है 0.5, ये 0.5 लगा दिया, और v2 डैश की जगह पे हम ये इक्वेशन 1 से जो वैल्यू थी वो निकाल के पुट करेंगे, वो है -4v1 डैश, यह आ जाएगा -4v1 डैश और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस v2 डैश स्क्वायर पूरी की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू लगा दी गई है जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी, वो वैल्यू हमने यूज़ कर ली यहाँ पे। तो ये सारी इक्वेशन अब v1 डैश की शक्ल की आ गई। ये देखें हमारे पास आ जाएगा 20 इज़ इक्वल टू 2 इंटू v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बल्कि सॉरी पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.5। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16 इंटू v1 डैश स्क्वायर, तो ये 0.5 होता है 1/2, ये क्या होता है 0.5 असल में 1/2 होता है, तो 1/2 लगाया तो 2 आप कैंसिल कर दें 16 के साथ, तो पीछे क्या बचा 8, तो हम इस पूरे वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं जी, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब देखें यहाँ से कॉमन आ जाएगा v1 डैश स्क्वायर और v1 डैश स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास वैल्यूज़ बच रही हैं 2 + 8 इंटू v1 डैश स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो ये आ जाएगा इस साइड पे 20 था, तो 20 इज़ इक्वल टू ये 2 + 8 कितना हो गया 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू v1 डैश स्क्वायर। ओके हो गया, ये 10, ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दें आप, तो v1 डैश स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2 के बराबर, और दोनों साइडों पे अंडर रूट लें क्योंकि हमें v1 डैश चाहिए, तो अंडर रूट लेने से हमारे पास एक वैल्यू आ गई है √2 इज़ इक्वल टू v1 डैश। अब √2 किसके बराबर होता है, √2 जो है वो 1.41 के बराबर होता है, तो आप √2 भी रहने दे बेशक, या फिर वैल्यू लिख ले 1.41 मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू v1 डैश, ये हमारे पास वैल्यू बच रही है जी 1.41 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जब डालेंगे तो हमारे पास v2 डैश भी आ जाएगा, ये 1.41 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। सो v2 डैश विल बिकम इक्वल टू, ये था -4 इंटू v1 डैश के, तो बेटे v1 डैश की वैल्यू थी 1.41, तो मल्टीप्लाई करें देखें, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया है -5.64 मीटर पर सेकेंड, ये v2 डैश की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरह से हमने v1 डैश और v2 डैश जो हैं ये दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं, हमें यही रिक्वायर्ड था। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों जो बॉडीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता दें तो बेहतर है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.10। हाँ जी बेटे, तो हम बात कर रहे हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की जो कि 3.10 है। तो 3.10 में जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की वो मैं पढ़ देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है। तो जी स्टेटमेंट है जी, ए फुटबॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल टू थ्रो ए 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। तो ये डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो किया गया है। हाँ जी बेटे, तो हमारे पास एक उसने बोला कि एक फुटबॉल है जिसको 30 डिग्री एंगल के साथ किक लगाई गई है या थ्रो किया गया है, और 40 मीटर उसको जो है वो दूर सेंड करना चाहते हैं वो, या सेंड किया गया है। तो उसको कितनी स्पीड के साथ किक लगानी चाहिए, किस स्पीड के साथ उसे थ्रो करना चाहिए कि वो 40 मीटर दूर जाके गिरे। तो
हमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड फार्मूला फाइंड करना है। क्योंकि हमें रेंज गिवन है तो डेफिनेटली हम रेंज का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखें हम कैलकुलेशन में बड़ी सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। देखें तो बेटे मैंने रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा पीछे, हम रेंज का फार्मूला जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है, रेंज नहीं निकालनी बल्कि इनिशियल स्पीड निकालनी है। लिहाजा फार्मूले में थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं। कैसे, जी को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये r इंटू जी आ जाएगा। तो इसी तरह से ये साइन 2 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, दैट विल बिकम इक्वल टू वी आई स्क्वायर। तो अभी हमें वी आई स्क्वायर नहीं निकालना बल्कि हमें वी आई निकालना है, इनिशियल स्पीड निकालनी है। तो इसलिए अंडर रूट ले लें। तो दोनों साइडों पे अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास जो फार्मूला है वो आ जाएगा r इंटू जी ओवर साइन ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू वी आई। तो ये देखें हमने ये फार्मूला निकाल लिया। जस्ट अब इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दें। देखें हमारे पास सारा डाटा गिवन है। रेंज की वैल्यू r की वैल्यू 40 है, g की वैल्यू हमें पहले ही पता है 9.8 होती है, साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री। तो 2 इंटू 30 विल बिकम 60। तो डायरेक्ट ही आप साइन 60 लगा दें, यह आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब बाकी काम कैलकुलेटर का है। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी इनिशियल स्पीड वो 21.3 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगी। तो ये एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट था इस रिस्पेक्ट से कि जितने भी न्यूमेरिकल शॉर्ट होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.11 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बेटे तो हम नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है 3.11। तो ज़रा देखें इसकी स्टेटमेंट आपके सामने नज़र आ रही है आपको। तो स्टेटमेंट है जी, ए बॉल इज़ थ्रोन horizontally from a height of 10 meter with velocity of 21 meter per second. How far off it hit the ground and with what velocity? तो ये स्टेटमेंट थी इसकी। देखें इसका सलूशन देखते हैं। मैं आपको इस प्रॉब्लम को पहले बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। पहले इसका डाटा जो है वो फीड करते हैं उस अंदाज से कि जिस अंदाज से उसने समझाने की कोशिश की है। फिर इसका सलूशन देखते हैं। आज देखें वो कह रहा है कि एक बॉल है उसको थ्रो किया गया है यहाँ से। लेट्स से कि ये एक बॉल है, उसको हमने यहाँ से थ्रो किया और ये इस तरह का पाथ बनाते हुए बॉल जो है वो इस पोजीशन पे पहुँच गई। ठीक है, तो इसको जो थ्रो किया गया है सॉरी ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं है बल्कि बिल्डिंग से किसी हाइट से थ्रो किया गया था, इसलिए मैं इसको ये देखें। लेट्स से कि ये एक हाइट है 10 मीटर की। 10 मीटर की हाइट से यहाँ से एक बॉल थ्रो की गई है और वो इस तरह का पाथ बनाते हुए यहाँ पे लैंड कर गई है, यहाँ पे वो सरफेस से टकरा गई है। तो ये उसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। यहाँ पे जब उसको थ्रो किया गया था तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और यही इसकी वेलोसिटी थी फाइनल एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हम ये बड़ी डिटेल से सीख के आए हैं पीछे। तो इसको आप वी आई एक्स भी कहेंगे, यही उसकी वी आई एक्स है, यही इसकी वी एफ एक्स है। ये सारी चीज़ें किसके बराबर हैं? ये उसने हमें 21 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 21 मीटर पर सेकंड। तो ये सब वैल्यूज़ वी आई एक्स, वी एफ एक्स सब यही हैं। और एक और बात है कि वी आई वाई जो है वो ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के रंग इसकी है ही नहीं, क्योंकि इस बॉल को जब थ्रो किया गया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ थ्रो किया गया है, इसलिए इसका जो कंपोनेंट है वी आई वाई का वो ज़ीरो होगा। ये अहम बात थी। और दूसरा हमें हाइट उसने दी हुई है 10 मीटर की। अब हमसे ये था हमारा गिवन डाटा, आप इसको हेडिंग डाल के गिवन डाटा में लिख देंगे। साथ ही मैंने इसकी फिगर बना के एक्सप्लेन भी कर दिया है। गिवन डाटा भी हमारा यही होगा। अब हमसे उसने बोला है कि फाइंड क्या करना है हमने। तो फाइंड में वो कह रहा है कि हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड, यानी ये बिल्डिंग से कितनी दूर जाके गिरती है। लेट्स से कि उस डिस्टेंस को हम x का नाम दे देते हैं
तो ये x डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और जब ये ज़मीन से यहाँ पे आके टकराती है इस पोजीशन पे, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी। ये दो चीज़ें हमें उसने बोला है निकालने को। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें, सोल्यूशन में हमें गौर करना है कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले s = vt, मैं इसको कह देता हूँ क्योंकि मैंने s = vt फार्मूला खुद से ही सिलेक्ट कर लिया है। वजह क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो आपको पता है हम s = vt फार्मूला लगाते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम s = vt फार्मूला लगाएंगे, लेकिन चूँकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस है मैंने इसके साथ x लिख दिया है, तो sx इसको मैंने x के साथ लिखा हुआ था, तो इसका मतलब sx की जगह पे आप x लगा दें। हमें ये फाइंड करना था। x बराबर आ जाएगा किसके, vx इंटू t के। और मैंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो सारी, बेशक इनिशियल है, बेशक फाइनल है, कुछ भी है, बेशक एवरेज है, वो सारी वेलोसिटीज़ जो हैं वो सारी जो वेलोसिटीज़ हैं वो 21 मीटर पर सेकंड ही है। लिहाजा vx हमें नॉन है भाई, 21 है, लेकिन हमें इसमें t की वैल्यू नॉन नहीं है। तो मैं ये वैल्यू तो डाल देता हूँ, 21 इंटू टी लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे टाइम निकालना है, टाइम पता होगा तो ये डिस्टेंस निकलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम देखते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम देखें, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। हम सेकंड इक्वेशन जो है s = vit प्लस हाफ at², ये इक्वेशन यूज़ कर ले, लेकिन वर्टिकल पैरामीटर के लिए इसके लिए सब के साथ y लिख दें। एस वाई मुझे गिवन था, मैंने इसलिए ये इक्वेशन सेलेक्ट की है, और वी आई वाई 0 था, इसलिए ये इक्वेशन आसानी से यूज़ हो जाएगी। एस वाई का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो वो हाइट के बराबर है, वो 10 मीटर के बराबर है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 10, ये देखिए मैंने इसको 10 लिख दिया। वी आई वाई मैंने शुरू में लिख दिया था, ये 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस एक्सेलेरेशन, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला पीछे जो वैल्यू आ जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सेस जी के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा t² के बराबर। आप यहाँ से आसानी से g की वैल्यू लगा सकते हैं, और ये देखिए ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 20, g इधर आके डिवाइड होगा, तो मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूँ 9.8 = t²। तो आप इसको सॉल्व कर लें और अंडर रूट ले लें। तो जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा t = 1.43 सेकंड। तो ये टाइम की वैल्यू हमने निकाली, तो इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। देखें ये देनी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ये वाली थी, x = 21 इंटू टी, तो ये आ जाएगा x = 21 इंटू टी की जगह पे आ जाएगा 1.43। तो ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस 30 मीटर के बराबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 30 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है भाई, नेक्स्ट टास्क है हमारा फाइनल वेलोसिटी निकालना। मैंने डिस्टेंस निकाल दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी देखें। फाइनल वेलोसिटी जो है वो देखें, इसके अंदर दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, क्योंकि बॉडी इस तरह से फाल कर रही है तो इतना इसके अंदर पोर्शन जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका मौजूद है और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मौजूद है। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह से तिरछी गिरती है बॉडी ऑब्लिक डायरेक्शन में, स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन नहीं जाती, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल भी नहीं रहती, अगर वो एंगल बना के गिर रही होती है या एंगल बना के थ्रो की जाती है, तो हमें पता है उसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स वेलोसिटी के होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे v(f(x)² प्लस v(f(y)²। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन वो हमारे पास इस फार्मूले से निकाली जाएगी। मैंने आपको v(f(x) तो पहले ही बोला हुआ है कि ये सारी वैल्यूज़ नॉन है। जो v(f(x) की वैल्यू वही रहती है
जो वी आई एक्स की रहती है, मतलब उसमें कोई बदलाव ही नहीं आता, ये हमें पहले ही पता है। तो हमें असल में वी एफ एक्स तो पता है कि वी एफ एक्स बराबर है 21, लेकिन वी एफ वाई नहीं पता। तो इसको मैं फ़िलहाल स्टॉप कर देता हूँ, इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, और इसमें वी एफ वाई निकालते हैं। तो वी एफ वाई हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से ये फार्मूला यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन जी। तो हम निकाल रहे हैं वी एफ वाई, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। मैंने उस तमाम पैरामीटर के साथ वाई लगा दिया है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग हमें पैरामीटर्स जो है वो नॉन थे। तो वी एफ वाई हमारे पास निकल आएगा, देखें किसके बराबर आया, वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई तो ज़ीरो था, ये देखें वी आई वाई ज़ीरो था, ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो लगा दिया। एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस किसके बराबर होता है भाई, 9.8 यानी टी की वैल्यू, और टाइम मैं पहले निकाल चुका हूँ, टाइम की वैल्यू जो है वो 1.43 थी, ये आ जाएगा 1.43। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यूज़ को, ये आ जाएगा वी एफ वाई इक्वल टू 9.8 इंटू 1.43 इज़ इक्वल टू 14 मीटर आंसर आ जाएगा। तो वी एफ वाई की वैल्यू भी पता चल गई है, ये देखें, और वी एफ एक्स की वैल्यू भी पता है, ये वी एफ एक्स की वैल्यू पता है और ये वी एफ वाई की वैल्यू पता है। तो इसको आप बेशक इक्वेशन 3 का नाम दे देते, इसको इक्वेशन 4 का। तो इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन 2 में डाल दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में देखें हम लिखेंगे अब वी एफ इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ वी एफ एक्स की जगह पे 21 उसका स्क्वायर प्लस वी एफ वाई की वैल्यू 14 उसका स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से 25 मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा लेंथी था न्यूमेरिकल, लेकिन मतलब आसान भी है। तो ये जितने लेंथी न्यूमेरिकल होते हैं, याद रखो बच्चों, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो 3 नंबर का आना है। तो फिर एग्जामिनर ज़हन में रखता है कि क्या इसकी लेंथ 3 नंबर वाले मार्क से ज़्यादा तो नहीं होगी, लिहाजा लेकिन आप इसको ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि सिलेबस हमारा पहले ही शार्ट है, तो इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल करवा दी। लेकिन आम रूटीन में मतलब इसको छुड़वा भी दिया जाता है बाज़ दफ़ा जी बेटे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो 3.13 है स्मार्ट सिलेबस का, और स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, लिखा है जी, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो इसमें बड़ा वाज़ेह है कि उसने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। इसमें हमें गिवन में क्या है जी, सबसे पहले हम गिवन में देखते हैं। उसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल रेंज यानी एच और आर इक्वल है, ये गिवन में आ गया। और फाइंड क्या करना है इसमें जी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बस मुख्तसर सा बड़ा छोटा सा एक स्टेटमेंट है इसकी, और सोल्यूशन भी इसका छोटा ही है। तो ये उसने दिया हुआ है गिवन के अंदर हमें, और ये हमें फाइंड के अंदर। और अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें बड़ा आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन में आएगा जो गिवन है हमें उसको हम यूज़ करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट और रेंज जो है उसको बराबर कर लें। तो इसके लिए आपको बस फार्मूले जो हमने पीछे पढ़े थे वो याद होने चाहिए कि एच का फार्मूला क्या था और आर का फार्मूला क्या था। तो वो मैं फार्मूले लिख देता हूँ। एच बराबर होता है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, ये हो गया एच। और आर बराबर होता है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये हाइट और रेंज का जो फार्मूला था उसको आपने यूज़ किया और दोनों को बराबर कर दिया। ये देखें वी आई स्क्वेयर से कैंसिल कर दें और जी की वैल्यू जी से कैंसिल कर दें। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख लें, यह आ जाएगा साइन ऑफ स्क्वेयर थीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू
साइन 2 थीटा की वैल्यू लगा देते हैं। साइन 2 थीटा बराबर आएगा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा के। तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर इस साइन थीटा से कैंसिल कर दिया, बाकी वैल्यू देखें आ जाएगी साइन ऑफ थीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये आ गया 2 कॉस थीटा, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 4। तो अब देखिए हमको पता है सबको कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर आता है किसके, टेंजेंट थीटा के या टेन थीटा के। तो ये टेन थीटा बराबर आ गया किसके 4 के, और थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 4। तो जब आप इसका इन्वर्स लेंगे कैलकुलेटर से तो वो 4 का तो वो 76 डिग्री के बराबर आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था, इम्पोर्टेंट भी था। तो अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल रह गया है 3.14, तो उसको देखते हैं जी बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री द रेंजेस आर इक्वल। यानी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमें बोला गया है कि 45 डिग्री के अंदर जितना एंगल जमा किया जाए उतना ही उसमें से माइनस कर दिया जाए। जितना एंगल 45 डिग्री में आप प्लस करेंगे उतना ही एंगल उसमें से माइनस करेंगे, तो दो एंगल्स आएंगे। एक प्लस करेंगे जब 45 डिग्री में तो एक एंगल आ जाएगा, और एक जब आप माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। उन दोनों एंगल्स पे रेंज, तो उन दोनों एंगल्स पे हमारी रेंज जो है उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब ये एक प्रूफ ही है, समझ लें। तो मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन ही शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें गिवन में तो कुछ नहीं है। सोल्यूशन में ही हम उसको डाल देते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक एंगल है थीटा 1, वो है 45 डिग्री प्लस 5, ये एक एंगल आ गया। और दूसरा एंगल है थीटा 2, वो है 45 डिग्री माइनस 5। यानी जितना एंगल हमने 45 डिग्री में ऐड किया है उतनी ही वैल्यू हमने उसमें से माइनस की, तो हमारे पास दो एंगल आ गए। इन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी R1 निकालता हूँ, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, हमने अभी लिखा था VI स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर G, ये फार्मूला है रेंज का। तो एक R1 निकालूंगा फिर R2 निकालूंगा, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, बस ये काम है। तो ये देखें ये आ जाएगा R1, हमें VI स्क्वायर नहीं गिवन इसलिए हम इसको एज सच पुट कर लेते हैं। साइन 2 थीटा 1 यहाँ पे लगा दें, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल के लिए R1 यूज़ कर रहे हैं। जब थीटा 2 आएगा तो फिर R2 यूज़ करेंगे। तो 2 थीटा 1, थीटा 1 ये हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू मैं लगा लेता हूँ। ये आ जाएगा 2 थीटा 1 की जगह पे आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 5। डिवाइड किया इसको किसके साथ, G के साथ। ये देखें ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू VI स्क्वायर, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा साइन ऑफ 45 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 25 डिवाइडेड बाय G। ये देखें ये आ जाएगा VI स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस 25। अब बेटे ये याद रखें कि मैथ का रूल है कि जहाँ पे भी साइन और कॉस का फंक्शन आता है और एंगल के अंदर वैल्यू जो है वो π/2 या 90 डिग्री, एंगल जो है वो 90 डिग्री में कुछ एंगल ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो वो साइन कॉस में बदल जाता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू, सो R1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 25 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ जी VI स्क्वायर कॉस ऑफ 25। ये बेटे रूल है कि जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा तो वहाँ पे साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा। 90 प्लस 5 या 90 प्लस थीटा तो वो कॉस थीटा में बदल जाता है। तो इसलिए हमने लिख दिया VI स्क्वायर कॉस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय G। तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम R2 निकालेंगे इस एंगल के लिए। ये देखें ये आ जाएगा R2 इज़ इक्वल टू VI स्क्वायर
साइन ऑफ 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा R2 इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर। साइन ऑफ 2 थीटा 2 जो है उसकी वैल्यू लगाएं, ये थीटा 2 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री माइनस 5, ये आ जाएगा जी 45 डिग्री माइनस 5 डिवाइडेड बाई जी। ये देखें ये R2 आ गया किसके बराबर, वी आई स्क्वेयर। इसको अंदर फिर दोबारा 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 45 जो है ये 90 डिग्री माइनस 25 डिवाइडेड बाय जी। तो R2 किसके बराबर आ गया, वी आई स्क्वेयर साइन 90 माइनस 25 दोबारा कॉस 25 में बदल जाएगा। ये देखें ये मैंने इसको लिख दिया है कॉस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय जी। तो इसको इस रिज़ल्ट को आप रिज़ल्ट 2 बोल दें। आप इक्वेशन 1 में जो रिज़ल्ट था वो भी था वी आई स्क्वेयर कॉस 25 ओवर जी, और इक्वेशन 2 का रिज़ल्ट भी यही है वी आई स्क्वेयर कॉस ऑफ 25 डिवाइडेड बाई जी। तो इन दोनों रिज़ल्ट से हमें क्या समझ आ रही है कि रेंज जो है, अगर थीटा 1 जो है 45 डिग्री में जितना एंगल ऐड किया उतना ही माइनस कर दिया तो उन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होती है। जब हम रेंज पढ़ रहे थे आपको याद होगा मैंने एक स्ट्रक्चर बना के आपको इसको एक्सप्लेन किया था, मैंने उसके पाथ भी शो किए थे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से रेंज जो है वो बराबर आती है, जितना एंगल आप 45 डिग्री में ऐड करें उतना ही माइनस करें। तो ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड शोज़ दैट R1 इज़ इक्वल टू R2। तो मैं लिख देता हूँ इसको जी, इक्वेशन 1 एंड 2 शोज़ दैट R1 इज़ इक्वल टू R2, यानी दोनों रेंजेस बराबर है। तो इंशाल्लाह आपको जो बुक मैंने रेफ़र की थी उसके ऊपर बहुत सारे MCQs लिखे हैं, तो आप चैप्टर 3 के MCQs तैयार करें। हम इंशाल्लाह मौका मिला तो उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।